नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 8वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो तत्सम तद्भव देशज और विदेशज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोगों ने ना हिंदी विषय के जो टॉपिक पढ़े थे ना, उसमें 7वां क्लास में मैंने आप लोग को तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। उसके बाद ना मैं आप लोगों से एक और बात बोला था कि जब से मैं आप लोग का 8वां क्लास लेकर आऊँगा ना, उसमें आप लोगों का विस्तार पूर्वक तत्सम के बारे में, तद्भव के बारे में, देशज के बारे में और विदेशज के बारे में जानेंगे। देशज का मतलब ये होता है कि जो अपनी आसपास के एरिया में, अपने देश में ही जो बोले जाने वाली जो अलग अलग प्रदेश के जो बोलियाँ होती है ना, उसको हम लोग देशज कहते हैं। ठीक है। और विदेशज का मतलब ये होता है कि जो अलग अलग देशों से जो भाषाएं आई हुई है ना, जो भाषा के शब्द सीधे सीधे ले लिया गया ना, तो उसे विदेशज कहते हैं। जैसे पुर्तगाली हो गया, अरबी हो गया, तुर्की हो गया, ये अलग अलग जो भाषा है ना, मतलब अलग अलग जो देश है वहाँ से जो आई हुई भाषा है ना, उसको हम लोग विदेशज कहते हैं। ठीक है। तत्सम को तो आप लोगों को बता ही दिया हूँ क्लास नंबर 7वां में। तत्सम जो होता है वो सीधे सीधे जो संस्कृत के जो भाषा है ना, तो संस्कृत से सीधे उठा करके हिंदी में ले लिया गया है, तो उसे तत्सम कहते हैं। और तद्भव उसे कहते हैं जो संस्कृत की जो भाषा है ना, तो उस भाषा के जो वर्ड है उसको सीधा ना लेकर के उसके रूप में परिवर्तित करके जो भाषा को हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं उसे तद्भव कहते हैं। अगर नहीं देखा होगा तो क्लास क्रमांक 7 को पहले जा करके देख लीजिए, उसमें आप लोग को बहुत ईजी तरीके से समझाया हुआ हूँ। ठीक है। और इस क्लास होने के बाद ना इसका जो PDF रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जा करके सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके ना, तो वहाँ आप लोगों का इसका PDF मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो टेलीग्राम चैनल मेरा है ना, तो उसका मैं आप लोगों का लिंक डाल दूंगा, तो डायरेक्टली आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हो और PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को फटाक से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जैसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और प्रॉपर टाइम पे आप लोग ना अपना क्लास को ले पाओ। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, हम लोग ना फटाक से इसके थ्योरी को पढ़ते हैं, जिसको मैं नोट करने के लिए बोलूँगा आप लोगों को नोट करना है। ठीक है। ध्यान से आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शब्द विचार, जिसके अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक के बारे में जानेंगे। सारे टॉपिक को ना एक ही क्लास में एक ही वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि देखो आप लोगों के पास केवल 8 से 9 दिन का टाइम है। इस 8 से 9 दिन में थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है। ठीक है। चलिए सबसे पहला ये जो थ्योरी दिया है उसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ो। वर्ण और ध्वनि के समूह को व्याकरण में शब्द कहा जाता है। किसको शब्द कहा जाता है? तो वर्ण और ध्वनि के समूह को व्याकरण में शब्द कहा जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और शब्द के निर्माण एक या एक से अधिक वर्ण के ध्वनि से होता है। वर्ण का ध्वनि कहने का मतलब यह है कि एक अगर की वर्ण होगा ना, जैसे मैं अ लिख दिया तो ये एक वर्ण कहलाता है या ध्वनि कहलाता है, आप लोगों को ये समझना है। ठीक है। तो शब्द का निर्माण एक या एक से अधिक वर्णों से होता है, ये बात आप लोगों को समझने हैं। चलिए जो शब्द है ना उसके कितने भेद हैं ये जानते हैं। सबसे पहला तो ध्यान से पूछिए, इसमें से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे फर्स्ट को पढ़ो। रचना, व्युत्पत्ति, बनावट, निर्माण के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद हैं। तो रचना, उत्पत्ति और बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो 3 प्रकार। कौन कौन सा? रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। क्या क्या? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ कहलाएगा। ये तीनों को आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा दूसरा को देखो, उत्पत्ति, उद्भव, विकास के आधार पर। क्या? तो उत्पत्ति, उद्भव और विकास के आधार पर ना ये जो शब्द है उसके 4 प्रकार है। कितने? तो उत्पत्ति और उद्भव और विकास के आधार पर 4 प्रकार है। कौन कौन सा? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज 4 प्रकार हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तीसरा को पढ़ो। रूपांतरण, प्रयोग और व्याकरणिक विवेचन रूख के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो रूपांतरण और प्रयोग और व्याकरणिक विवेचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। उसके अलावा अर्थ के आधार पर शब्द के न केवल 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द।
तो आप लोगों को इसका जो डिफरेंस है उसको आप लोगों को प्रॉपर समझना है। कैसा डिफरेंस को आप लोग को समझना है? आप लोग को समझना है कि शब्द जो है ना उसके अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। जैसे रचना की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से उत्पत्ति की दृष्टि से, उद्भव और विकास के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। रूपांतरण, प्रयोग और व्याकरणी के विवेचना की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। और अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये अंतर को आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को अब पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहला, रचना, व्युत्पत्ति, बनावट, निर्माण के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। सबसे पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो उसी के 3 प्रकार है, ठीक है। आप लोगों को सबसे सरल तरीके से मैं समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहला फर्स्ट रूढ़ शब्द को ध्यान से पढ़ो। इसका जो थ्योरी दिया है उसको, वे शब्द जिनके खंड सार्थक ना हो तथा जो अन्य शब्दों के मेल से ना बना हो, इसे रूढ़ शब्द कहते हैं। इसे मूल शब्द भी कहते हैं, अथवा जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता हो तथा जिनके खंडों को कोई अर्थ ना निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे करके एग्जाम्पल दिया है चावल, इसमें चा व ल का टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं है, अतः ये निरर्थक है, अर्थात ये स्वतंत्र वर्ण के रूप में निरर्थक होते हैं। तो चलिए आप लोगों को थ्योरी रटना नहीं है, ठीक है। ये जो रूढ़ शब्द है ना वो क्या होता है, मैं आप लोगों को अपने शब्द में आप लोगों को सरल तरीके से समझाता हूँ। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसके खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है ना, तो वो रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे चावल जैसे एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है, तो चावल एग्जाम्पल दिया है। अगर ये जो शब्द है उसका मैं खंड करूं या टुकड़ा करूं, यहाँ से चा को अलग कर दूं और वल को अलग कर दूं, तो आप लोग ये बताओ चा का मतलब कुछ निकल रहा है क्या, या वल का मतलब कुछ निकल रहा है क्या? कुछ भी मतलब नहीं निकल रहा है ना। तो ऐसे शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा ना, तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रूढ़ शब्द कहते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? चलिए दूसरा को पढ़ो, यौगिक। यौगिक का सबसे पहला इसमें जो थ्योरी दिया है उसको पढ़ो। यौगिक से आशय योग मेल से बना हुआ, जो शब्द कोई सार्थक शब्दों के मेल से बना हो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ सदैव उसी के समान होगा जो अर्थ उनके मूल शब्द का होगा। जैसे करके एग्जाम्पल दिया है, पहला विद्यालय, विद्याधन आलय, दूसरा हिमालय, हिमधन आलय, तीसरा अनाथालय, अनाथधन आलय, और चौथा पाठशाला, पाठधनशाला। तो अगर ये यौगिक शब्द को मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊँ ना, तो यौगिक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो अलग अलग शब्द को मिलाकर के एक शब्द बनाया जाता है। मतलब कोई एक शब्द को अगर उसका खंड या टुकड़ा करोगे ना, तो उसका जो अर्थ है वो अलग अलग व्यक्त होता है, तो वो क्या कहलाएगा, यौगिक शब्द कहलाएगा। क्या? तो यौगिक शब्द कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है विद्यालय, देखो ये जो विद्या है वो अलग है और आलय है वो अलग है, 2 अलग अलग शब्द है ना। तो 2 अलग अलग शब्दों को मिलाकर के एक शब्द विद्यालय बना है। विद्यालय का मतलब क्या होता है, स्कूल होता है जहाँ पढ़ने जाते हैं। लेकिन विद्या अलग होता है, ज्ञान देने वाला, आलय अलग होता है, जो जगह होता है वो हो जाता है। तो दोनों अलग अलग हो मिला करके बनाए ना। तो देखो यौगिक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो अलग अलग शब्द को मिला करके एक शब्द बनाया जाता है, और उसका खंड या टुकड़ा करोगे तो अलग अलग अर्थ व्यक्त करता है, उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। समझ में आया दूसरा वाला? चलिए अब हम लोग ना तीसरा को भी सेम इसी प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो तीसरा दिया है ना योग ऋण, तो योग ऋण क्या है, सबसे पहला थ्योरी को पढ़ लो, फिर भी इसको भी मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊंगा। तो योग ऋण वे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ रूढ़ को प्रकट करते हैं, योग ऋण कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन, लंबोदर, जलज। उसके अलावा इसमें नेक्स्ट दिया है उसको पढ़ो। पंकज कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया, अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार 10 अर्थात कोष्टक में 10 दिया है, आनन अर्थात मुख वाला रावण का प्रसिद्ध होता है। मतलब ये है कि ये जो दशानन लिखा है उसका अर्थ क्या होता है, तो वो रावण से व्यक्त किया जाता है। चलिए आप लोगों को थोड़े से समझ में आया होगा, थोड़े से नहीं आया होगा, तो मैं आप लोगों को सरल तरीके से ये जो योग रूढ़ शब्द है उसको भी समझा देता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने लिखे हुए किसी सामान्य अर्थ को व्यक्त ना करके किसी विशेष लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करता है। लाक्षणिक कहने का मतलब यह है कि जो इसमें लिखा रहेगा ना उसका अर्थ प्रकट ना करके किसी विशेष चीज़ का अर्थ को प्रकट करता है, तो वो क्या कहलाता है, योग रूढ़ कहलाता है। जैसे
देखिए, सबसे पहला देखो पंकज। पंकज किसी व्यक्ति का नाम होगा, लेकिन पंकज का जो अर्थ है वो नॉर्मल अर्थ ना दे करके ना विशेष लाक्षणिक अर्थ देता है। पंकज का मतलब क्या होता है? कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल को व्यक्त करता है। पंकज का जो अर्थ होता है वो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल को दर्शाता है। उसी प्रकार दशानन जो लिखा है उसको देखो। दशानन का मतलब क्या होता है? दशानन का मतलब ये नहीं होता कि 10 सिरों वाला। दशानन का मतलब सीधा ये लेते हैं कि दशानन सिर्फ रावण को कहा जाता है। ये दशानन लिखा है वो 10 सिरों वाली बात नहीं आता है, डायरेक्ट रावण को व्यक्त करता है दशानन वाला। तो किसी साधारण अर्थ को व्यक्त ना करके एकदम विशेष लाक्षणिक अर्थ जो मिलता है ना, तो उसे हम लोग योगरूढ़ कहते हैं। और लंबोदर जो लिखा है वो, लंबोदर का अर्थ क्या होता है? जिसका उदर लंबा हो, मतलब जिसका पेट जो है वो लंबा हो या निकला हो ना, तो उसे लंबोदर कहते हैं। लेकिन लंबोदर का अर्थ हम क्या लेते हैं? हमारा जो इष्ट देव, हमारे जो गणेश जी भगवान है ना, तो उसे हम लोग लंबोदर कहते हैं। और लंबोदर किसी को भी आप लोग बोल करके देखो तो वो समझेंगे कि हाँ, गणेश भगवान जी को ये बोला जाता है बोल करके। तो ये अपना साधारण अर्थ, जो साधारण लिखा हुआ वाक्य को व्यक्त ना करके ना वो विशेष लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? योगरूढ़ कहलाएगा। समझ में है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, मतलब अपने अपने जो उत्पत्ति हो ना, तो उसके आधार पर शब्द के कितने कितने भेद हैं ये जानेंगे। सबसे पहला मैं आप लोगों को क्लास क्रमांक 7वां में भी बता चुका हूँ, तो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। सबसे पहला मैंने आप लोग को समझाया था तत्सम क्या होता है। सबसे पहला ना इसका जो अर्थ है ना उसको ध्यान से पढ़ लो, जो लिखा हुआ है उसको, फिर मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊंगा। शाब्दिक अर्थ तत्, उसके संस्कृत सम समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य, पुष्प, पुस्तक, बालक, कन्या आदि। तो अगर मैं आप लोगों को ना ये जो तत्सम शब्द है ना, तो उसको थोड़ा सा सरल तरीके से समझाऊँ ना कि तत्सम किसे कहते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तत्सम का अर्थ होता है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द है ना उसे सीधे सीधे किसी भी प्रकार से परिवर्तन ना करके डायरेक्ट उठा करके हिंदी में उसका उपयोग कर लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, नेत्र ले लेता हूँ। क्या? तो नेत्र जो संस्कृत शब्द है ना, तो इसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये जो नेत्र लिखा है वो संस्कृत का शब्द है, और ये जो संस्कृत का शब्द है ना उसको सीधा मैं उठा करके हिंदी में भी नेत्र लिख करके प्रयोग करता हूँ। क्या? तो ये लिख करके प्रयोग करता हूँ ना, तो वो आप लोगों का तत्सम कहलाएगा। तद्भव किसे कहेंगे ये भी सबसे पहला आप लोग जान लो। तद्भव शब्द वे शब्द होंगे जो संस्कृत भाषा के जो शब्द है ना उसको सीधे सीधे उठा करके प्रयोग ना करके ना इसके रूप को परिवर्तन कर दूंगा। कैसे? तो ये जो नेत्र है उसका पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची आँख हो जाएगा। क्या? तो नेत्र का और क्या नाम है जी? आँख होगा ना। तो देखो ये जो संस्कृत के शब्द नेत्र है उसको मैं सीधे सीधे ना लेकर के इसके रूप को परिवर्तित कर दिया, नेत्र को आँख लिख दिया, और आँख लिख करके मैं अगर हिंदी में प्रयोग करता हूँ तो वो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। समझ में है तत्सम और तद्भव में अंतर? सेम इसमें भी कहा गया होगा, ध्यान से पढ़ो। शाब्दिक अर्थ तत्, उसके संस्कृत से भाव उत्पन्न, अर्थात जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं, मतलब संस्कृत से जो शब्द है ना उसका रूप को बदल करके हिंदी में प्रयोग किया गया है, तो वो आप लोगों का तद्भव कहलाएगा। जैसे देखो आग लिखा है, खेत लिखा है, रात लिखा है। ये जो अग्नि है वो तत्सम शब्द है, लेकिन उसके रूप को बदल करके आग लिखा है ना तो वो तद्भव में आ जाएगा। आप लोगों को समझ में है तत्सम और तद्भव में अंतर? और विस्तार पूर्वक जानना है तो क्लास क्रमांक 7 को देख लो, उसमें और अच्छे से बताया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना ये जो तीसरा दिया है देशज ना, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए। शाब्दिक अर्थ, देश देश तथा जा जन्म, अर्थात देश में ही जन्मा जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज कहलाते हैं। इनका स्रोत संस्कृत नहीं है, किंतु वे भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजाति में बोली जाने वाली संस्कृत से भिन्न भाषा परिवार के हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा देशज को मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने ग्रामीण अंचल में ना, मतलब गांव में ना बोली जाने वाली जो अलग अलग प्रकार की प्रमुख जो बोलियां होती हैं ना, जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत से बोली जाती है, हल्बी, कुड़की, ओडिया, अलग अलग प्रकार से बोली जाती है ना, वो सारे के सारे देशज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को देशज समझ में आया ना क्या होता है? चलिए उसका एग्जाम्पल दिया है उसको पढ़ो। देखो पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, लोटा, झोला,
ठेठ, गड़बड़ी, कबड्डी, ठेस, मुखिया, मिट्टी, भवानी, फुकनी, कटोरा, झोपड़ी, उटपटांग, इन तमाम जो शब्द हैं ना, सारे के सारे जो शब्द हैं वो देशज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बाकी सबको ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो दोबारा आप लोग इसको पढ़ करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इन सारे के सारे मेरा मकसद है कि आप लोगों को थोड़े से अच्छे से समझाऊँ। सिर्फ जो देखो छत्तीसगढ़ी जितने भी शब्द आएंगे ना, वो सारे के सारे आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो देशज के अंतर्गत आएंगे, है ना। जैसे खटखटाना, लोटा, बाल्टी, ये सारा चीज़ जो आएगा ना, गड़बड़ वगैरह ऐसे शब्द, वे सारे के सारे जो रहेंगे वो जो देसी भाषा रहेंगे, मतलब देशज रहेंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके अलावा चौथा विदेशी या विदेशज जो शब्द है ना, उसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा फर्स्ट में दिया उसको पढ़ो। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यही विदेशी अथवा विदेशज शब्द कहलाते हैं। साफ तरीके से बताओ ना, जितने भी भारत से बाहर जो देश है ना, तो उनके जो भाषा है, जैसे तुर्की, अंग्रेजी, फारसी, है ना, इन सारी भाषा अगर सीधे सीधे उसकी भाषा को उपयोग हम लोग हिंदी में करते हैं ना, तो वो विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए सबसे पहला हम लोग ना अंग्रेजी भाषा को ध्यान से पढ़ते हैं। अंग्रेजी में तो आप लोग को ईजी समझ में आ जाएगा यार। जैसे देखो, कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, मजिस्ट्रेट, ठीक है, लेटर बॉक्स, पेन, मशीन, साइकिल, बोतल, अस्पताल, टैक्सी, डायरी, पार्टी, मोटर, गैस, हैंड, पुलिस, स्कूटर, स्टाम्प, स्टडी, इंजीनियर, टीम, फुटबॉल, कॉपी, नर्स, मिल, अकादमी, ये सारे के सारे शब्द ही आप लोग को समझ में आ जाएंगे कि ये तो अंग्रेजी के हैं बोल करके। तो ये आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं, केवल समझना है कि ऐसे शब्द जो अंग्रेजी में यूज़ होंगे ना, है ना, तो वो अंग्रेजी भाषा कहलाएंगे। सिंपली से आप लोग समझ जाओगे। विशेष तौर पे आप लोगों को मेहनत करने ये जो पुर्तगाली शब्द है उस पर। ठीक है, चलिए पुर्तगाली को आप लोगों को कैसे याद करना है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक कहानी सुना देता हूँ। ठीक है, कहानी नहीं है, फैक्चुअल है, वो बता देता हूँ, लेकिन कहानी के तौर पर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग जानते हो वास्को डी गामा के बारे में, जिन्होंने माना जाता है कि 1498 में पुर्तगाल के लिस्बन से वो सीधा सीधा हमारे भारत देश आया था और भारत की खोज किया था, ये बोले जाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना। तो ये मानो कि जो वास्को डी गामा है ना, वो पुर्तगाल से निकला, मतलब पुर्तगाली भाषा के आदमी था, और पुर्तगाल से निकला किस में निकला, तो नाव में निकला। किस में, तो वो अपने नाव जो जहाज़ है ना उसमें निकला, मान लेना। और उस जहाज़ में ना कुछ सामान रखा हुआ था। क्या क्या सामान रखा हुआ था, तो सबसे पहला ना, बहुत दिन लगेगा, तो अचार रखा था अपने खाने के लिए, आल पिन रखा था, कुछ दस्तावेज को स्टेपलर मारने के लिए। ठीक है, उसके अलावा कारतूस रखा था। अरे कोई कोई कुछ लड़े तो बंदूक में मार दूंगा बोल के गोली रखेगा ना जी, कारतूस, तो वो रखा था। गमला रखा था ताकि वो मौसम अच्छा हो बोल करके। चाबी रखा था, और चाबी के बाद तिजोरी रखा था। जब तिजोरी होगा तो फिर चाबी तो लगाएगा ना जी, भारत को लूटने आया था तो चाबी तिजोरी रखेगा ही नहीं, है ना। उसके अलावा तौलिया रखा था, नहाएगा तो तौलिया तो रखेगा ही ना, है ना। उसके अलावा फीता रखेगा। आप लोगों ने फोटो में देखा होगा, लंबा लंबा बाल है तो फीता में बांधेगा ही ना, जो वास्को डी गामा है वो। उसके अलावा वो तंबाकू खाता था, बड़ा नशेड़ी था वो जो वास्को डी गामा है वो। ठीक है, तो तंबाकू खाता था, ये याद रखना। साबुन रखा था, वो नहाने के लिए साबुन नहीं लगाएगा जी, हैं, तो वो साबुन रखा था, ये मान लेना। कमीज़ था, कपड़ा पहनने के लिए कमीज़ लगेगा ना। उसके अलावा अलमारी था। ठीक है, तो अलमारी भी लाया था। भारत को लूट करके पैसे वैसे कहाँ रखेगा, मसाला को, तो अलमारी रखा था। बाल्टी रखा था, ये देखो उसमें नहाने के लिए बाल्टी नहीं रखेंगे, चुल्लू भर पानी में नहाएगा वो तो। उसके अलावा कमरा था उसके सोने के लिए। एक पादरी को लेकर के आया था, ठीक है, भक्ति भजन करने के लिए। और उसके अलावा मस्तूल रखा था। उसके अलावा पिस्तौल रखा था। पिस्तौल रहेगा तभी ना कारतूस को उपयोग करेगा जी, हाँ, तो पिस्तौल भी रखा था, कारतूस भी रखा था, और एक मस्तूल रखा था। ये मस्तूल को आप लोग एक छोटा सा याद रख लेना। ठीक है, ये कहानी आप लोग को समझ में आया ना। पुर्तगाल के लिस्बन से वास्को डी गामा आया और ये सारा चीज़ अपने साथ लेकर आया। अगर रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन अगर समझोगे ना कि हाँ, वास्को डी गामा 1498 में आया था और अपने साथ ना जब नाव में आया था तो अचार लाया, आल पिन लाया, कारतूस रखा था, गमला रखा था, चाबी, ठीक है, तिजोरी रखा था, नहाने के लिए तौलिया रखा था, फीता, तंबाकू, इन सारा चीज़ को ऐसे ऐसे रखा था। ये अगर ऐसे समझोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और एग्ज़ाम सेंटर में जब ऐसे शब्दों को देखोगे ना तो मेरे बोली हुई बात आप लोगों को याद रखेगा। ठीक है, याद आएगा आप लोगों को, तो ऐसे आप लोगों को समझना है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट को देखो, फ्रांसीसी शब्द। तो फ्रांसीसी शब्द में केवल 4 याद रखना है, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू और बिगुल। कितना, तो कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू और बिगुल
4 याद रखना है। उसके अलावा चलिए हम लोग जानते हैं तुर्की शब्द के बारे में। तुर्की जो शब्द है ना उसके बारे में छोटा सा एक कहानी और बता देता हूँ, उसके माध्यम से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये जो तुर्की शब्द है ना उसको तुर्की मत बोलना, तुर्किन जानते हो आप लोग, जो चूड़ी वगैरह बेचता है, टिकली फुंदरी वगैरह बेचता है, आप लोग जानते हो ना, जो बाज़ार में बैठा रहता है ऐसे चादर वादर बिछा करके, आप लोग को पता होगा ना तुर्की, तो वो तुर्किन समझ लेना, ठीक है। और तुर्किन अपने साथ बेचने के लिए क्या क्या रखा है दुकान में, तो कैंची रखा है, चाकू रखा है, तोप रखा है, बारूद रखा है, लाश भी रखा है, किसी को बारूद में मार देगा तो लाश ही ना बनेगा जी, तो लाश रखा है। एक दरोगा रखा है, ठीक है, दरोगा मतलब अपने सिक्योरिटी के लिए दरोगा रखा है, ये मान लेना। बहादुर रखा है, चेचक, वो जो तुर्किन था ना उसे चेचक बीमारी था, मान लेना चेचक, ठीक है। उसके अलावा उर्दू शब्द वो बोलता है ना। उसके अलावा एक कूली रखा हुआ है, ठीक है, तलाश, बेगम, और वो जो तुर्किन है ना वो बेगम थी, आप लोग को ऐसी मान लेना, ठीक है। मुगल, ठीक है। उसके अलावा सुराग, और एक कालीन रखा हुआ था, कालीन मतलब चटाई वाला जो जानते होंगे ना आप लोग, हाँ तो वो रखा है। उसके अलावा गल्फ, ठीक है। तो एक आध दो शब्द होंगे उसे आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो एक तुर्किन जो है वो क्या क्या रखा है, इन सारी चीज़ को आप लोग ऐसे समझिएगा, ठीक है। इसका PDF दे दूंगा ना, तो एक बार और आप लोग अच्छे से इसका जो है ना प्रैक्टिस कर लेना, तो अच्छे से आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा ये जो फारसी शब्द है उस वो क्या क्या है ये जान लो। तो फारसी को तो कोई ना कोई को आप लोगों को थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा, ठीक है। फारसी में ना अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, नमक, बीमार, बर्फ़, शादी, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, पालक, अफसोस, खुराक, ये सारा चीज़ को रखा हुआ था, ये आप लोग जान लेना, ठीक है। और इसका जो PDF दूंगा ना तो और विस्तार से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो इतना ये फारसी शब्द था ये वाला। चलिए उसके अलावा थोड़ा सा अरबी शब्द है उसको थोड़े से जान लेते हैं। अरबी जो शब्द है उसके अंतर्गत औलाद, अमीर, कत्ल, आम, चुनाव, खेत, फ़कीर, ठीक है, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब, अक्ल, अल्लाह, ये सारा चीज़ जो है ना वो अरबी के शब्द है। उसके अलावा चलिए यूनानी जो शब्द है उसे जान लो। यूनानी जो शब्द है वो टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम, डेल्टा, ये 4 शब्द है, इसे तो रटने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ऐसे ही समझ जाओगे। चीनी शब्द, चीनी जो शब्द है ना वो ईजी है। चीन से क्या आता है, तूफ़ान आता है हमेशा चीन से। उसके अलावा जो लीची है वो भी चीन से आता है। चाय तो चीन में फेवरेट होता है चीन का। उसके अलावा पटाखा, वो छोटा छोटा होता है ना मिर्ची पटाखा, तो वो चीन से आता है, ऐसे मान लेना। उसके अलावा चीकू आता है, और चीनी जो है वो चीन से आता है, ठीक है। ये सब च से शुरू हुआ ना, तो आप लोग ऐसे समझिएगा। उसके अलावा जापान, जापानी जो भाषा है वो रिक्शा, आप लोग जानते हो ना 3 पहिया वाला रिक्शा पहले चलता था बहुत, तो वो रिक्शा जापान से है, ये आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो आप लोगों को केवल इतना ही ना जो थ्योरी था वो पढ़ना था, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना इसका जो MCQ है उसको पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोग ये मत कीजिएगा, ठीक है, कि 10वां से शुरू कर रहा हूँ मैं। वजह ये है कि बाकी जो पहले का जो प्रश्न है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं देखा हूँ एकदम ईजी था, तो इसलिए नहीं लिया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो व्यापम में पूछा गया है और आप लोग को एग्ज़ाम में आने लायक है ना, तो वैसे प्रश्न को आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। तो ध्यान से ना मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। मूल शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते। ऑप्शन बी जो शब्द दो के मेल से बनते हैं। ऑप्शन सी जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों होते हैं। या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मूल शब्द किसे कहते हैं? तो मूल शब्द जो है ना वो संस्कृत के शब्द को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, मतलब जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ व्यक्त नहीं होता है, तो उसे मूल जो शब्द है ना वो कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी घुड़सवार, ऑप्शन सी लंबोदर या ऑप्शन डी नाक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। मैंने आप लोगों को योगरूढ़ शब्द के बारे में सरल तरीके से समझाया था, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी लंबोदर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो मैंने आप लोगों को योगरूढ़ शब्द के बारे में बताया था ना इसके परिभाषा दे करके कि योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका जो शब्द लिखे होते हैं वो साधारण अर्थ का बोध ना करा करके विशेष लाक्षणिक अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे लंबोदर हो गया, आप लोग को बताया था ना, कमल हो गया या पंकज हो गया करके आप लोग को बताया था ना। लंबोदर जो लिखा है उससे आप लोग क्या
लंबोदर जिसका पेट जो निकला हुआ वो समझते हो क्या, कि सीधा भगवान गणेश को लेते हो आप लोग। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो साधारण अर्थ का बोध ना करा करके विशेष लाक्षणिक अर्थ को बताते हैं। ये साधारण लंबोदर लिखा है, लेकिन लंबोदर का जो अर्थ है वो भगवान गणेश को हम लोग लेते हैं, तो ये योग रूढ़ कहलाता है। मैंने आप लोग को बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। जलज है ऑप्शन ए निरर्थक शब्द, ऑप्शन बी रूढ़ शब्द, ऑप्शन सी योग रूढ़ शब्द या ऑप्शन डी देशज शब्द। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जलज है बोला है, और जलज ये जो शब्द है उससे आप लोग को क्या समझ में आता है? जलज का जो मतलब होता है वो जल में जन्म लेने वाला कमल को जलज कहते हैं। क्या? तो ये जलज का क्या अर्थ होता है जी? विशेष लाक्षणिक अर्थ बता रहे हैं ना, कि जो जल में जन्म लेता है उसे जलज कहते हैं। तो योग रूढ़ की परिभाषा क्या है? योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो साधारण अर्थ का बोध ना करा कर के विशेष लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है, उसे हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। और जलज जो है वो लाक्षणिक अर्थ का बोध ना करा कर के विशेष अर्थ का बोध करा रहा है, तो ये जलज ही ना होगा जी। हैं तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे। ऑप्शन ए वे बोलने में सरल हो, ऑप्शन बी उसका निश्चित अर्थ हो, ऑप्शन सी वे वाक्य में प्रयुक्त हो, या ऑप्शन डी वे भाषा में प्रयोग किए हो। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसका निश्चित अर्थ हो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे। तो भैया शब्द जो है सार्थक तभी ना कहोगे जी जिसका उसका निश्चित अर्थ निकले। मैं लिख देता हूँ अज। क्या? तो अज लिख देता हूँ। ये बताओ, ये जो शब्द अज लिखा है इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ आ रहा है क्या? आप लोग ये बताओ। इसका जो मतलब है वो किसी प्रकार से भी मतलब नहीं आ रहा है ना, तो वे सार्थक शब्द नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं लिख दिया जल, क्या? तो अगर मैं लिख दिया जल, तो ये जल लिख दिया, उसका अर्थ आप लोग को निकल रहा है ना कि हाँ जल मतलब पीने वाला पानी हो सकता है, नहाने वाला हो सकता है, मतलब ये जल जो है वो पीने वाला पानी हो सकता है। इसका अर्थ निकला है ना, तो ये सार्थक शब्द कहे जाएंगे और ये निरार्थक शब्द कहे जाएंगे। ठीक है, तो शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जिसका उसका निश्चित अर्थ निकले। समझ में आया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। पदार्थ की यथार्थ अथवा काल्पनिक ध्वनि को ध्वनि में रख कर जो शब्द बनाए गए हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए ध्वन्यात्मक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी अनुकरण वाचक, या ऑप्शन डी सांकेतात्मक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी अनुकरण वाचक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पदार्थ की यथार्थ अथवा काल्पनिक ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे कहलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो अनुकरण वाचक कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए जिसकी व्युत्पत्ति अज्ञात है देशज शब्द, ऑप्शन बी संस्कृत से ज्यों का त्यों लिखा गया है तत्सम, ऑप्शन सी संस्कृत के किंचित परिवर्तन रूप तद्भव, या ऑप्शन डी जो देश में बोले जाते हैं देशज। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो इसको विलोपित कर दिया गया था व्यापम के द्वारा। क्यों विलोपित करने का कारण ये था कि प्रश्न में बोला गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब जो गलत कथन है उसे लेना था, लेकिन चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है, सही है, इसलिए व्यापम ने ना इसे विलोपित कर दिया गया था। कैसे? तो ए को पढ़ो, जिसकी व्युत्पत्ति अज्ञात हो तो वो देशज ही ना कहलाएगा, जिसकी उत्पत्ति अज्ञात हो जिसका पता ही ना रहे तो वो देशज कहलाता है। बी को देखो, संस्कृत से ज्यों के त्यों लिया गया है तत्सम, तो संस्कृत से सीधा उठा करके जो लिया जाता है उसे तत्सम ही ना कहते हैं, मैंने बताया था ना आप लोग को। ऑप्शन सी को देखो, संस्कृत का किंचित परिवर्तन रूप तद्भव, तो संस्कृत से जिसका रूप परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तद्भव कहते हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी देखो, जो देश में बोले जाते हैं देशज, मतलब देश के अंदर जो बोला जाता है उसे देशज ही ना कहे जाएंगे। जी हैं, ये दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, उसका रूप को परिवर्तन कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग है, मत समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये
ये जो आंसर है ना उसे जो है ना वो विलोपित कर दिया गया था, ये आप लोग को समझना है। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर हमको भी इसको छोड़ देने चाहिए क्या? नहीं, कोई भी एक को आप लोगों को टिक मार के आना है, हालांकि गलत ही हो जाए। छोड़ दोगे तो आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ना कोई आंसर लोगे ना, अगर विलोपित किया जाएगा तो आप लोग को बोनस मार्क्स मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप खाली छोड़ करके नहीं आना है आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। तेंदुआ, चिड़िया, कटोरा, खिड़की आदि शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग से है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी विदेशी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी देशज करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो तेंदुआ, चिड़िया, कटोरा, खिड़की, तो ये कटोरा जो है वो देशज है, खिड़की जो है वो देशज है, चिड़िया भी देशज और तेंदुआ जो है ना वो भी देशज शब्द है। हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। डॉक्टर कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशी, ऑप्शन सी अनेकार्थी या ऑप्शन डी पर्यायवाची। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी विदेशी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो डॉक्टर शब्द है ना वो कौन सा शब्द है पूछा है। तो ये जो डॉक्टर है नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये अंग्रेजी शब्द है। और अंग्रेजी कहाँ से आया जी? विदेश से ही ना आया है, अंग्रेजी जो बाहर से है वो। तो हम लोग का देशज थोड़ी ना है, ये नहीं है ना। तो ये जो डॉक्टर शब्द है ना वो अंग्रेजी हो जाएगा। और अंग्रेजी जो है वो इसमें अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप लोगों को विदेशी को लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। देशज शब्द है ऑप्शन ए दमड़ी, ऑप्शन बी गाड़ी, ऑप्शन सी चश्मा या ऑप्शन डी किताब। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी गाड़ी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें बोला है देशज शब्द है, तो देशज जो शब्द है ना वो आप लोगों का गाड़ी हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल अपने बोलचाल की भाषा में किसी भी वाहन को गाड़ी बोल देते हैं ना, तो ये जो शब्द है वो देशज कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और ये जो चश्मा है ना वो आप लोगों का फारसी शब्द हो जाएगा। उसके अलावा ये जो किताब है ना वो आप लोगों का अरबी शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों में से कबड्डी किस वर्ग का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी विदेशी, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी तद्भव। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी देशज करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न में बोला गया है कि ये जो कबड्डी जो शब्द है ना वो किस वर्ग का शब्द है ये बोला है। तो ये जो कबड्डी है वो देशज हो जाएगा। हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में ना जो खेल है कबड्डी ना उसे कबड्डी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोलचाल की भाषा में देशज हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। छोटा छोटा प्रश्न है लेकिन ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तो टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन ए फाटक, ऑप्शन बी चकचक, ऑप्शन सी खर्राटा या ऑप्शन डी कनस्तर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी कनस्तर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो जो देशज शब्द नहीं है ना वो कनस्तर जो लिखा है ना वो आप लोग का देशज शब्द नहीं है। बाकी सब जो ये फटाका, चकमक और खर्राटा जो है ना वो देशज शब्द है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। छोटा छोटा प्रश्न है यार, कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन आप लोगों को समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। सरदार किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की या ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी फारसी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो सरदार शब्द लिखा है ना वो किस भाषा का है पूछा है, तो सरदार जो शब्द है ना वो फारसी भाषा का शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। लीची शब्द हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी पुर्तगीज या ऑप्शन डी चीनी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी चीनी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो लीची जो शब्द है ना वो किस हिंदी भाषा शब्द से आया है बोला है। तो हम लोगों ने थ्योरी में भी मैंने आप लोग को बताया था, जब मैंने आप लोगों को चीनी शब्द पढ़ा रहा था तब बताया था कि ये जो च से शुरू होने वाला या च जो है ना लीची वाली जो बात है ना वो आप लोगों का चीनी शब्द है, ये मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए बोला था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित उपसर्ग युक्त शब्दों में एक शब्द मूलतः हिंदी का शब्द नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बेचारा, ऑप्शन बी अचेत, ऑप्शन सी निहत्था या ऑप्शन डी भरपूर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बेचारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित उपसर्ग शब्दों में से एक मूलतः जो शब्द है ना वो हिंदी शब्द का नहीं है बोला है, ठीक है। उस शब्द का चयन करे बोला है। तो जो हिंदी शब्द का नहीं है ना वो बेचारा आ जाएगा। बेचारा जो है ना वो हिंदी का शब्द नहीं है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो बेचारा है ना वो अरबी भाषा का शब्द है। किसका? तो अरबी भाषा का शब्द है। बाकी सब ना ये जो निहत्था, अचेत और भरपूर ये सारे के सारे हिंदी भाषा के शब्द हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। हिनहिनाना शब्द निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी विदेशी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी देशज करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो शब्द दिया है हिनहिनाना ना, मैंने आप लोग को थ्योरी में भी बताया था कि ऐसे जो शब्द है ना जो छत्तीसगढ़ी टाइप से आप लोगों को लगेगा ना वो देशज के अंतर्गत आएगा, बताया था ना। और ये हिनहिनाना का क्या मतलब होता है जी? घोड़ा जो होता है वो बोलता है ना ही कर करके, तो वो हिनहिनाना है, ठीक है। और ये जो हिनहिनाना शब्द है ना वो देशज के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी देशज जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए चश्मा, ऑप्शन बी भैंसा, ऑप्शन सी अग्नि या ऑप्शन डी चांद। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए चश्मा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए बोला है, तो विदेशी जो शब्द है ना वो ऑप्शन नंबर ए चश्मा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो विदेशी शब्द बोला है ना जी, और जो चश्मा है वो विदेशी शब्द ना हो जाएगा है। और जो चश्मा है अगर इसको स्पेसिफिक बताऊँ ना तो ये फारसी का शब्द है। किसका? तो फारसी का शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ये जो भैंसा और जो चांद दिया है ना ये दोनों के दोनों तद्भव हो जाएगा। क्या? तो संस्कृत से बदला हुआ जो रूप होगा ना वो भैंसा और चांद जो है ना वो तद्भव हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो ऑप्शन नंबर जो सी है ना अग्नि, वो आप लोग का संस्कृत हो जाएगा। किसका? तो ये तत्सम हो जाएगा संस्कृत वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से देशज शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी गड़बड़, ऑप्शन सी अमीर या ऑप्शन डी औलाद। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी गड़बड़ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से देशज शब्द को पहचानिए बोला है। देशज मतलब देसी, रियासत मतलब देसी आसपास में बोली जाने वाली जो भाषा है ना अपने गाँवों में उसे देशज कहते हैं। और ये जो गड़बड़ जो है वो छत्तीसगढ़ी शब्द लग रहा है ना कि आप लोग को, हम लोग बोलते हैं ना कि अरे यार इस मैटर में गड़बड़ हो गया यार, तो ये जो गड़बड़ शब्द जो है ना वो आप लोग का देशज हो जाएगा। मतलब अगर छत्तीसगढ़ी शब्द जैसे लगेगा ना तो उसको आप लोगों को देशज लेना है। मैंने आप लोग को बताया था ना थ्योरी पढ़ाते टाइम। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। संसार की किस भाषा में पूरे के पूरे शब्द हैं जिसमें एक भी स्वर नहीं है? ऑप्शन ए चीनी की भाषा, ऑप्शन बी अफ्रीका की भाषा, ऑप्शन सी भारत की भाषा या ऑप्शन डी अरब की भाषा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका की भाषा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संसार की किस भाषा में पूरे के पूरे शब्द हैं जिसमें एक भी स्वर नहीं है? तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका की भाषा जो है ना उसमें एक भी स्वर नहीं होते, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से हिंदी शब्द भंडार में शामिल विदेशी आगत शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चट, ऑप्शन बी टर्राना या ऑप्शन सी अक्षर या ऑप्शन डी हलवा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हलवा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न के शब्दों में हिंदी शब्द भंडार में शामिल विदेशी शब्द आगत शब्द कौन सा है बोला है। तो विदेशी जो शब्द होगा वो ऑप्शन नंबर डी हलवा जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और ये जो हलवा शब्द है ना वो अरबी शब्द है। कौन सा? तो अरबी शब्द है, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ये जो चट लिखा है वो, और उसके अलावा ये जो ऑप्शन बी टर्राना लिखा है वो दोनों के दोनों देशज शब्द है। ठीक है, चट और टर्राना देशज शब्द है। और उसके अलावा ये जो अक्षर लिखा है ना तो ये जो अक्षर है वो आप लोग का तद्भव शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए शब्दों में देशज शब्द है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी रात, ऑप्शन सी बाड़ा या ऑप्शन डी ठेस। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी ठेस करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नीचे दिए गए शब्दों में देशज शब्द है। देशज जो शब्द है वो ठेस हो जाएगा जी। हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना कि तोर बात से मोला बड़ा ठेस लगी से बोल के। तो ये जो ठेस शब्द है ना वो देशज है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा ये जो अग्नि है ना वो आप लोग का तत्सम शब्द है, आप लोग को पता होगा। उसके अलावा ये जो रात लिखा है ना वो आप लोगों का जो तद्भव हो जाएगा। और रात का तत्सम क्या होगा? रात्रि ना होगा जी, और उसका तद्भव रात हो जाएगा। और उसके अलावा ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो क्या होगा? चलिए आप कमेंट करके बताइएगा, एक जो है ना वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। हिंदी में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्द मूलतः किसी अन्य भाषा से आए हैं। इन शब्दों को उससे संबंधित भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब ये है कि ये जो ABCD करके जो दिया है ना ये शब्द को आप लोगों को, और ये जो 1 2 3 करके दिया है ना मतलब ये भाषा का किस शब्द से आया है ना, मतलब किस भाषा से आया, ये आप लोगों को दोनों को सुमेलित करना है, मतलब आपस में आप लोगों को मिलाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ए को पढ़ो, गल्फ, बी हाल, सी चालू और डी नीलाम। उसके अलावा पहला मराठी, दूसरा बंगाली, तीसरा अरबी फारसी, चौथा पुर्तगीज़ और पांचवा जो है ना स्पेनिश दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को आपस में सुमेलित करना है, मतलब मिलाते हुए चलना है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो चलिए आपस में मिलाते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहला ए को देखो, ये जो गल्फ़ है ना वो जो गल्फ़ जो शब्द है वो बंगाली शब्द हो जाएगा। उसके अलावा बी को देखो हाल, तो ये जो हाल जो शब्द है ना वो आप लोग का अरबी फारसी हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन सी चालू, तो ये जो चालू लिखा है ना वो आप लोगों का मराठी शब्द हो जाएगा। और पाँचवा जो है नीलाम जो है ना वो आप लोगों का चौथा में आ जाएगा, पुर्तगीज़ आ जाएगा। क्या? तो पुर्तगीज़ नीलाम हो जाएगा। और ये जो पांचवा दिया है ना तो उसके लिए तो प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पर कोई और भाषा होता तो भले ही बता देते, लेकिन नहीं है, तो जितना है उतना ही कि हम लोगों को मिलाना था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यान से पढ़िए। आलपिन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी पुर्तगाली या ऑप्शन डी चीनी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो आलपिन है किस भाषा का शब्द है बोला है, तो पुर्तगाली ही ना हो जाएगा जी। मैंने आप लोग को पुर्तगाली शब्द को पढ़ाते वक्त क्या बोला था थ्योरी में कि जो वास्को डी गामा है वो 1498 में वहाँ से अपने देश से आया था, पुर्तगाल के लिस्बन से आया था और एक नाव में बैठ कर के आया था। और नाव में बैठने के साथ ना वो अपने साथ कुछ कुछ सामान लेकर आया था, जैसे आलपिन लेकर आया था, अलमारी लेकर आया था, गमला लेकर आया था, तौलिया लेकर आया था, साबुन लेकर आया था, बाल्टी लेकर आया था। इन सारा चीज़ को आप लोग को बताया था ना कहानी के माध्यम से। तो आलपिन भी लेकर के आया था, बोला था ना दस्तावेज को स्टैपल करने के लिए कुछ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है पुर्तगाली ये शब्द हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यान से पढ़िए। उर्दू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी या ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए अरबी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो उर्दू शब्द है ना वो किस भाषा का शब्द है बोला है, तो जो उर्दू शब्द है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अरबी भाषा का शब्द है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन ए नींद, ऑप्शन बी तेंदुआ, ऑप्शन सी खिड़की या ऑप्शन डी ठेस। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए नींद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है बोला है, तो देशज जो शब्द नहीं है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है नींद वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ये जो नींद जो है ना वो तत्सम शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और बाकी सब ये जो खिड़की लिखा है, वो तेंदुआ लिखा है, वो ठेस लिखा है, वो तीनों के तीनों देशज शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और इसी प्रश्न में मैंने आप लोग को तीनों के बारे में भी बताया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। अपील शब्द किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अरबी या ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो अपील शब्द है ना वो किस भाषा का शब्द से संबंधित है बोला है, तो ये जो अपील है ना वो आप लोग का अंग्रेजी भाषा से शब्द से संबंधित है। मैंने आप लोग को थ्योरी में भी समझाया था ना अंग्रेजी भाषा पढ़ाते वक्त, और बताया था ना कि आप लोग को जिस शब्द को लगे कि वो अंग्रेजी में लिखा गया है ना, मतलब अंग्रेजी टाइप से है, वो आप लोग का अंग्रेजी शब्द हो जाएगा, है ना। या फिर इसके अलावा अगर विदेशी देता तो विदेशी को हम लोग ले लेते। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दुकान, ऑप्शन बी नशा, ऑप्शन सी डिबिया या ऑप्शन डी मलाई। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी डिबिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द मतलब अपने गांवों में बोले जाने वाली जो शब्द है ना तो वो डिबिया होगा। हम लोग कहते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, अरे तो डिबिया ला तो रे, मतलब वो डिब्बा या बॉक्स जो है उसको दे तो रे, ऐसा वाला जो बोलते हैं ना हम लोग, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा घर पे। तो डिबिया का मतलब छोटा वाला जो बॉक्स होता है उसको डिबिया कहते हैं, और डिबिया छत्तीसगढ़ी में ज़्यादा यूज़ होता है। और छत्तीसगढ़ी में मैंने बताया था ना जो शब्द छत्तीसगढ़ी में आप लोग को लगेगा वो देशज के आसपास रहेगा, मतलब देशज ही होगा, ये मैंने आप लोग को बताया था। उसके अलावा ये जो ऑप्शन नंबर ए दुकान जो है ना वो आप लोग का फारसी शब्द है। कौन सा? तो फारसी शब्द है, आप लोग को याद रखना है। और ये जो नशा है ना ऑप्शन नंबर बी में, तो वो आप लोगों का अरबी शब्द है। क्या? तो अरबी जो नशा है ना वो कहलाएगा। उसके अलावा आप लोग ना कमेंट करके बताइएगा इसमें ये जो मलाई है वो कौन से भाषा का शब्द है, गूगल में सर्च करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर बताओगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, ताकि प्रॉपर टाइम पे आप लोग को नोटिफिकेशन इसका मिल पाए। और आप लोग ना इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए मात्र 0.2 सेकंड का टाइम लगता है यार। तो इतना भी सपोर्ट आप लोग कर सकते हो अगर चाहोगे तो, ताकि इसी प्रकार से जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता ना तब तक मैं प्रॉपर आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊँ। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है।